नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम डेस्क पे। मैं हूं रोहित खिरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू की कैसे करें तैयारी। जी हाँ, इंटरव्यू के लिए किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, और अभी आपके पास काफी समय है तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पहनना है ना, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। शुरू से आखिरी तक देखिएगा तो ए टू जेड चीजें आपको पता चल जाएंगी इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मुझे देखने को मिल रहे हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है 0 है। जब वो रिटर्न में अच्छा कर सकते हैं तो इंटरव्यू में करना चाहिए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो 0 है। वो 2 लोगों के सामने नहीं बोल पा रहे। इंटरव्यू पैनल में 3 भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं। तब क्या होगा उनका, है ना। ऊपर से जब आप मान के चलिए सेलेक्ट हो जाते हो, अगर यही आपका कॉन्फिडेंस रहेगा पढ़ाने के दौरान, तो क्या आपसे बच्चे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस कॉन्फिडेंस को आपको कैसे 100% पे लाना है, क्योंकि इंटरव्यू जो लिया जाता है इसीलिए लिया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस देखा जाए कि वाकई में आप काबिल हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि बस ऐसे ही खुद पढ़ लिया लेकिन हमें पढ़ाने नहीं आता। तो इसलिए इंटरव्यू लिया जाता है, इसलिए इंटरव्यू के मार्क्स दिए जाते हैं। पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, आपका नॉलेज कैसा है, कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस कितना आपका खुद पे विश्वास है। आप जब खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं तो किसी और को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? ये चीज बहुत मैटर करती है इंटरव्यू में, है ना। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री करेंगे, है ना। तो एंट्री करने का तरीका होता है ना। ऐसा नहीं कि आपकी एंट्री कैजुअल है वाला सीन ना हो जाए, है ना। तो एंट्री का भी आपका एक तरीका होता है, प्रवेश का भी एक तरीका होता है कि किस तरह से आप जा रहे हो। कैबिन में घुसे, आप धड़धड़ाते घुस गए, ऐसा नहीं होता है। बकायदा आपको क्या है, दरवाजे के पास जाके पूछना है, मे आई कम इन सर, है ना। और एक तरीका होता है, प्रॉपर तरीका होता है। उसके बाद फिर आप जाएंगे, सबको ग्रीट करेंगे, कि चाहे आप नमस्कार करें कि नमस्कार सर, नमस्कार मैम, है ना। अगर लेडीज कोई बैठी है तो उसको स्पेशली आप अभिवादन करेंगे। जेंट्स है तो उनको तो आप सबको इस तरह से हाथ करके अगर कर रहे हैं तो आप सबको हाथ का डायरेक्शन भी उस तरह से जाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाए और चल दिए इंटरव्यू बोर्ड पैनल के सामने और हाँ सर पूछिए सवाल। ये नहीं होता। एक प्रॉपर एंट्री आपकी होगी। आप कैसे उन्हें ग्रीट करेंगे, ग्रीटिंग का तरीका होगा, है ना। लेडीज मेंबर है तो स्पेशली उनको भी ग्रीट करने का तरीका होता है ना। ऐसा नहीं कि सबको बस बोलिए हाँ गुड आफ्टरनून टू ऑल, है ना। इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग मॉक इंटरव्यू जो ले रहे हैं अपने बैच में, तो जब जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका इस तरह का फीडबैक देखने को हमें मिल रहा है। तो हम उनको ये बता भी रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। वही चीज मैं आपको यूट्यूब पे लेके आया हूं। जो स्टूडेंट्स हमारे बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने अभी नहीं करना है या कहीं और कर लिया है, तो उनके लिए भी ये मेरा एक पूरा का पूरा वीडियो है जहां पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं जो अभी तक मैंने कैंडिडेट्स में ऑब्जर्व की हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, है ना। तो ये गलतियां आपको ना करनी पड़े इंटरव्यू में। इससे कई बार क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि भाई इसकी एंट्री कैसी है ना, इसने ग्रीटिंग किया ही नहीं, है ना, बिना पूछे कुर्सी पे आप क्या है बैठ गए, है ना। तो ये भी एक गलत तरीका हो जाता है। भाई आप परमिशन लेंगे ना, सर मे आई सिट, सर मैं क्या बैठ सकती हूँ, तो सामने वाला आपको बोर्ड मेंबर जो रहेंगे वो बोलेंगे बिल्कुल आप बैठ सकते हैं, बैठिए आप, है ना। तो ये सब तरीका है। फिर बैठने का तरीका भी है। ऐसा नहीं कि लेग क्रॉस करके बैठ गए एकदम, है ना। एकदम प्रॉपर तरीके से आपको बैठना है। कोट पैंट पहना है तो भाई कोट पैंट में ऐसा नहीं कि बटन बिना खोले डायरेक्ट बैठ गए, है ना। तो ये चीज का भी विशेष ध्यान देना है कि बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, बैठने का तरीका आपका थोड़ा कैजुअल है, वो सीन नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। जब आप कहीं जाएंगे उनके सामने बैठेंगे तो फॉर्मल तरीके से बैठेंगे। ऐसे नहीं कि बॉडी बिल्डर की तरह ऐसे बैठ गए कुर्सी में, हाँ सर मेरा नाम ये है और ये। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इन छोटी छोटी चीजों से काफी ज्यादा इंपैक्ट जो है इंटरव्यूअर पे जो है आपका पड़ता है। उसी अकॉर्डिंग वो फिर आपको क्या करेगा, मार्क्स देगा, है ना। तो एंट्री हो गई, एंट्री के साथ आपने कैसे ग्रेड किया है,
है ना, ग्रीटिंग हो गई, इसके बाद आपका ग्रीटिंग के अलावा आपका एंट्री हो गई, उसके बाद आपने ग्रीटिंग किस तरह से किया, है ना, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल वाला सीन ना हो, है ना, बैठने का तरीका, है ना, ठीक है, ये आपका बहुत मैटर करता है। इसके बाद जाहिर सी बात है जैसे ही आप बैठोगे, है ना, उसके पहले आपने क्या पहना है, कैसा पहना, ये मैटर करता है ना। तो आपका पूरा का पूरा कपड़े पहनने का ढंग, है ना, कपड़े कैसे आपने पहने हैं, ऐसा नहीं कि आपने एकदम तड़कता भड़कता कुछ इस तरह का पहन लिया, पता चले कोट पैंट पहनने की इच्छा थी, शादी वाला कोट पैंट उठा के ले आए और वो डाल के चले गए इंटरव्यू देने। तो ये चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। कलर के चॉइस पे भी आपको ध्यान रखना है। जब आप इंटरव्यू के लिए फाइनल जाएंगे तो आपको किस तरह की शर्ट और पैंट पहनना है। शर्ट पैंट के अलावा अगर आप सूट पहन रहे हैं तो जाहिर सी बात है सूट कैसा होना चाहिए। इन सब चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेम गर्ल्स के लिए भी सेम आपका है कि गर्ल्स अगर आप जाएंगी तो भाई कई गर्ल्स सूट में जाएंगी, कई गर्ल्स साड़ी में जाएंगी, है ना, तो उनको भी ध्यान रखना कि साड़ी ज्यादा वैसी ना हो शादी वाली एकदम, है ना, पता चले सितारे मोती लगे हुए हैं, मेकअप भी बहुत ज्यादा कर दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया है ना। लड़कों में भी ध्यान रखना है कि कटिंग आपने कैसे कर रखी है बालों का, पता चले एकदम कलर वाले बाल कर रखे हैं एकदम शानदार, है ना, स्पाइक कटिंग कर रखी है ना, तो वो चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कटिंग भी आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए। आप अगर दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी भी उस हिसाब से होनी चाहिए, है ना। कोशिश तो यही रहता है कि क्लीन शेव रखें और जो मूछ रखते हैं तो मूछ रखें, है ना, लेकिन अगर दाढ़ी भी रखते हैं कंप्लीट में तो भाई मतलब ट्रिम हो प्रॉपरली एकदम, ऐसा नहीं कि भाई एकदम दाढ़ी बढ़ गई है और क्या कर रहे हो आप इंटरव्यू देने चले हुए। गर्ल्स में भी ये है कि भाई आपने आपके बाल कैसे बना रखे हैं उस पर भी आपका डिपेंड करता है। तो ये सब चीजों को वो नोटिस करेंगे, देखेंगे कि ये अपनी पर्सनैलिटी पर कितना ध्यान देता है ना। ऐसे नहीं कि बस मुंह धोए उठ के चले गए कुछ भी पहन के, ये बिल्कुल गलती आपको इंटरव्यू में नहीं करनी है। इससे भी काफी इफेक्ट जो है सामने वाले पे पड़ेगा कि भाई इसकी पर्सनैलिटी ऐसी, भली आपको नॉलेज होगा लेकिन बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन अगर आपका क्या हो गया, अच्छा हो गया, तो आखिरी तक भी अच्छा होगा, लेकिन पहला ही आपका इंप्रेशन क्या हो गया, गंदा हो गया ना, तो फिर सामने वाले का होता है ना कि जो जब आप क्या पढ़ते हो, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हो, तो भाई प्री जस्टिस हो जाता है ना। पहले से ही आपको लोग जज करने लगेंगे आपकी लुक्स को लेके, आपके कपड़े पहनने के ढंग को लेके, आपके क्या है, आपके बैठने के तरीकों लेके, आपके एंट्री के तरीकों को लेके, है ना, तो पहले से ही जज होने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो पहले ही उसे जज कर लेते हैं, भले ही वो कितना अच्छा हो। तो इस चीज का भी विशेष आपको क्या है, ध्यान देना है। गलती बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे आप एंट्री करें चाहे उन्हें ग्रीटिंग करें, आपने क्या कपड़े पहने हैं उसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद बैठने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसा लगो कि आप इंटरव्यू लेने पहुंचे हो ना कि देने, है ना, तो बैठने का तरीका भी थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए। ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही आप बैठोगे तो जो बोर्ड मेंबर होगा, मान के चलिए जनरली आप देखेंगे तो 3 मेंबर होते हैं और कई बार स्पेशल केसेस में 4 मेंबर भी आपके बोर्ड में होते हैं, है ना। हम 4 मान के चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, बाकी में आप देखेंगे तो जनरली 3 होते हैं ना। 3-4 अलग अलग जो यूनिवर्सिटी आयोग है उनमें अलग अलग चलता है। राजस्थान में देखेंगे तो 4 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं। एमपीपीएससी में भी 3-4 इस तरह का बोर्ड चलता है। तो मान के चलिए 4 मेंबर रहेंगे तो भाई एक जो होगा वो आपका एमपीपीएससी का चेयरमैन हो सकता है आपको चेयरमैन का ही बोर्ड मिल जाए। अब मान के चलिए वो पहला ही क्वेश्चन ये रहेगा कि अब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना, इंट्रो के लिए बोलेगा वो कि अपने बारे में कुछ बताएं, है ना। तो अपने बारे में जब आप बताना शुरू करेंगे उसका जर्नल इंट्रोडक्शन का आप हमारे ऐप पर वीडियो दे सकते हैं। ऑलरेडी जिन लोगों ने पैड ले रखा है इंटरव्यू बैच तो उनको जर्नल इंट्रोडक्शन हमने करवाया है, सभी का जर्नल इंट्रोडक्शन करवाया है। तो उसमें क्या कमियां होती हैं क्या नहीं होती वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जर्नल इंट्रोडक्शन आप दोगे अपना कि मैं सर मेरा नाम रोहित है ना, रोहित खेड़ा है, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, है ना, मैंने पीजी यूजी में ये कर रखा है, यहां से किया है, पीजी मैंने यहां से किया है ना। इसके अलावा मेरा पीएचडी अगर रनिंग है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हो चुका है तो और अच्छी बात है ना। तो ये सब आप उनको बताएंगे। अब
वो क्या करेंगे, जो आपका जर्नल इंट्रो है, जी हां, जो आपका जर्नल इंट्रो है, शुरू के 5 से 7 मिनट 8 मिनट जो भी है वो इसी से चलेगा, है ना। जर्नल इंट्रो से ही आपके क्या बनने लगेंगे, प्रश्न बनने लगेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहली बात तो खुद को जानना, है ना। इंटरव्यू आप देने जा रहे हो तो पहली बात है आपको खुद को जानना होगा, तब आप अपने आप को लोगों के सामने अच्छे से रख पाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा जन्म स्थान इंट्रो में अगर मैं बोलूं, है ना, इंट्रो में अगर मैं बोलूं यहां पर कि भाई मेरा जन्म स्थान से लेके हर चीज, मैंने कहा मेरा नाम रोहित है ना, तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आपके नाम पर कि अच्छा आपका नाम रोहित है, तो बताइए रोहित का अर्थ क्या होता है, पूछ लेगा। अच्छा आपका नाम रोहित है, हाल ही में रोहित नाम का एक व्यक्ति जो कि नेशनल न्यूज पर रहा, ऐसा भी हो सकता है ना। या बोल देगा कोई एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो फेमस हो आपके नाम से, है ना। जैसे आपका नाम है अमित, तो हो सकता है आपको पूछ ले, अच्छा आप जानते हैं गुजरात के एक बहुत बड़े बीजेपी के लीडर हैं, वो अभी किस पोस्ट पे हैं, अमित शाह जैसे, है ना। तो उनके बारे में आपका क्या हो गया, कनेक्शन बना लेगा, है ना। अब जैसे मेरा है रोहित, तो भाई रोहित रॉय एक्टर है, रोहित बल फैशन डिजाइनर थे, अभी हाल ही में उनका क्या हुआ, निधन हुआ। तो ये सब इस पे क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्थ पूछ लेगा कि रोहित का अर्थ क्या है ना। अब जैसे आपका नाम है मान के चलिए रानी, है ना, तो रानी पे पूछ लेगा इसका अर्थ बताइए, है ना। आपका नाम पूछ लेगा, मान के चलिए गौरव है, तो गौरव का अर्थ क्या है ना। तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन जो है आपके अपने बारे में, खुद के बारे में पता होना जरूरी है। फेमस पर्सनैलिटी नाम का अर्थ के साथ साथ में जो फेमस पर्सनैलिटी है, जी हां फेमस पर्सनैलिटी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर आपका आएगा जन्म स्थान, जन्म स्थान हो गया आपका, बर्थ प्लेस हो गया, या फिर आपका होम टाउन हो गया, जहां पर आप रहते हैं। कई बार क्या होता है, जन्म स्थान लोगों का क्या होता है, नानी का घर होता है ना, तो उस केस में कई बार कम क्वेश्चन बनते हैं। जनरली फिर वो क्या करते हैं, जहां पर आप रह रहे काफी समय से होम टाउन है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे कटनी होम टाउन है, जन्म स्थान है कटनी, तो कटनी पे मेरे से पूछ लेंगे बताइए कटनी को और किस नाम से जाना जाता है, तो भाई मैं कहूंगा चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा आप कटनी में ही रह रहे हैं अभी, तो बताइए वहां के एमएलए कौन है ना, या वहां से कौन ऐसे मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना। तो आप जहां से बिलोंग करते हैं, जहां पर आपका जन्म हुआ, काफी समय तक आपने स्कूलिंग की, ये सब चीजें की, उसके बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। ये नहीं कि भाई नहीं सर मैं तो शिवपुरी का हूं, लेकिन सर मेरे को शिवपुरी के बारे में ज्यादा नहीं पसंद है, सर मैं तो कहां का हूं, मैं तो सर हुगली का हूं, लेकिन मैं हुगली में ज्यादा घूमा नहीं, बस मैं रहता हूं, उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। तो बोलेंगे यार जहां पे आपने अपना जीवन गुजार दिया, जीवन के 10-15 साल दे दिए और आपको उसके बारे में मालूम नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये चीज बाहर वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान रखें। अगर आप एमपी से नहीं बिलोंग करते हैं तब भी आपको अपना जो भी प्लेस हो, फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स थे हमारे जिनका कोलकाता है ना, वेस्ट बंगाल में है, कई स्टूडेंट का यूपी के अलग अलग जिले हैं, मेरठ है जैसे कई स्टूडेंट्स का आपका बलिया है ना, कई स्टूडेंट का पटना है ना, भागलपुर है कई स्टूडेंट्स का। तो ये चीजों को ध्यान रखना है कि आप जहां से भी बिलोंग करते हैं उसके बारे में, उसके करंट अफेयर के बारे में ही पता होना चाहिए। जी हाँ, करंट अफेयर इसलिए क्योंकि अगर वहां रह रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कोई घटना हुई हो, वर्तमान में कोई फेमस इवेंट हुआ हो, तो वो आपको पता रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है आपका मनोबल भी देखते हैं वो कि भाई सही में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, न्यूज़पेपर न्यूज देखता है कि नहीं देखता, पता चले बस किताबी कीड़ा तो नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है वो आपका चेक करेंगे। तो जन्म स्थान पर भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपने जहां से यूजी किया है, पीजी किया है, इस पे आपको आ जाएंगे, यूजी पीजी पे आ जाएंगे। फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे चर्चा करने लगेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड चर्चा करने लगेंगे। अब इसमें यूजी पीजी में कई बार क्या होता है आपका सेम सब्जेक्ट से चल रहा है, जैसे हिंदी से ही आपने यूजी किया, हिंदी से ही आपने पीजी किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरे केस में क्या होगा, मान के चलिए भाई मेरा आपका बी है ना, यूजी में, है ना, उसके बाद मेरा एमटेक है ना,
उसके बाद पीजी मेरा हिंदी में है और एमटेक में है ना, तो ये 2 मेरे लिए हो जा रहे हैं। तो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप तो इंजीनियरिंग वाले थे, अब इंजीनियरिंग वाले के साथ साथ आपने एमटेक भी किया, एमटेक के बाद आप हिंदी भी कर लिए, क्यों भाई, ऐसा क्यों, है ना। तो ये चीजों को भी प्रिपेयर करके चलिए, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मान के चलिए यूजी में बीकॉम किया है, बाद में वो एमए से क्या है इंग्लिश लिटरेचर कर लिया है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है, इस पे भी आपको क्वेश्चन तैयार रखना है कि भाई सर मेरा हिंदी साहित्य में जब मैं पढ़ना शुरू किया या मैंने पढ़ाना शुरू किया कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, इस कारण मैंने फिर क्या है हिंदी में क्या कर लिया, पीजी कर लिया, है ना, या पीएचडी कर ली मैंने सर फिर इस विषय में, है ना। तो ये आप जस्टिफिकेशन दे पाए, ऐसा ना हो कि भाई सर वो तो मम्मी पापा के कहने पर इंजीनियरिंग कर ली थी, लेकिन अब मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सर क्या है अपने हिसाब से अपने लेवल का ढूंढ लिया। तो ये चीज का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको नेगेटिव नहीं करना है, वहां पर पॉजिटिव वे में ही लेना है कि सर मैंने ये पढ़ना शुरू किया था, मुझे काफी अच्छा लगा, इंटरेस्ट लगा, तो मुझे लगा कि और मैं इसमें ज्यादा क्या कर सकता हूं, तो भाई मैंने इस सब्जेक्ट के इसमें क्या कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने इसलिए पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया, पीएचडी करना शुरू कर दिया। तो ये चीज का भी ध्यान रखना। फिर यूजी पीजी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, क्योंकि ऑप्शनल आप चूज करते हो, या पीएचडी आप कर रहे हो तो पीएचडी का जो टॉपिक है भाई साहब उसका विशेष ध्यान रखना, पीएचडी वाले खासकर किस टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हो उसके बारे में आपको A to Z नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई पीएचडी में आप बस कर रहे हो, प्राइवेट से भरवा दिया है, थीसिस भी कोई और बना रहा है, रिपोर्ट भी और कोई बना रहा है, बस आप पीएचडी होल्डर हो, तो ये ना हो। जो भी टॉपिक पे आप पीएचडी कर रहे हो तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। वो बोलेगा कि जब आपको अपने बारे में नहीं पता अच्छे से तो फिर क्या मतलब, इंटरव्यू का मतलब ही यही कि आप अपने बारे में बताएं, है ना। तो ये चीज का भी विशेष आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जैसे यूजी पीजी ये सब हो जाता है, फिर आपका मान के चलिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, है ना, आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जॉब में भी कई लोग मुझे अभी तक फील्ड में देखने को मिले हैं, जैसे कुछ जो हैं पटवारी हैं, है ना, मध्य प्रदेश उसमें, है ना, कुछ लोग आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, है ना, कुछ लोग फॉरेस्ट रेंजर हैं इवन, है ना। तो ये उनकी एक फील्ड है। फिर कुछ लोग क्या है, स्कूल टीचर है ना, गवर्नमेंट स्कूल टीचर है ना, गवर्नमेंट स्कूल टीचर है ना, कुछ लोग प्राइवेट स्कूल टीचर है ना। तो यहां पर आपको रखना पड़ेगा कि भाई अब जैसे कोई पटवारी है ना, अब उनसे क्वेश्चन आ जाएगा कि आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, इतने साल से पटवारी की जॉब कर रहे हैं, तो आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं भाई, है ना, या फिर आप बनना चाहते हैं तो भाई आपका ये जो यहां पर जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर में कैसे काम आएगा। तो इन चीजों का भी जो भी आंसर आप तैयार करेंगे उसे आप पॉजिटिव वे में रखें, है ना। ये नहीं कहें कि सर पटवारी में बहुत काम होता है ना, मेरे से नहीं हो पा रहा, मजा नहीं आ रहा, सैलरी कम है, तो ये चीजें आपको नहीं कहनी है। आपको पॉजिटिव वे में लेना है ना, कि सर पटवारी भी बहुत अच्छी जॉब है, मैं अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई हूं, लेकिन मैं जो मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है पढ़ाने का, मैं उसमें जाना चाहता हूं या उसमें जाना चाहती हूं, है ना, जहां पर मुझे और ज्यादा आनंद आएगा ये चीजों को देख के, है ना। तो उस तरह से कहें कि हाँ पॉजिटिव वे में आप कह रहे हैं, ये नहीं कि सर बहुत थक चुका हूं मैं, या फिर आप प्राइवेट में कहीं क्या कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है, आईटी फर्म में है, तो बोलेंगे सर वर्क प्रेशर बहुत रहता है, ये चीज, तो ये चीजें ना करें, नेगेटिव व्यू में बिल्कुल ना कहें, पॉजिटिव व्यू में कोशिश करें, जो भी आप बोलें उसका पॉजिटिव आंसर दें। नेगेटिव आंसर देंगे तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे कि कल की डेट में क्या होगा, बोलेंगे आप सिलेक्ट हो गए, फिर आपको लगेगा कि ये भी क्या है वर्कलोड वाली जॉब है, तो मैं कोई और जॉब क्यों ना स्विच कर लूं, है ना। तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेस हैं, ट्रेनिंग और ये सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी और एक वैकेंसी खाली हो जाएगी, जो कैंडिडेट करना चाहता था बेचारा उसका मिस हो जाएगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना है आपको कि हमेशा कोशिश ये करें कि पॉजिटिव वे में आप आंसर दें। अगर आप किसी जॉब में हैं, स्कूल टीचर हैं, तो स्कूल टीचर में आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने भाई स्कूल में पढ़ा रखा है, मुझे वो एक्सपीरियंस है, मैं छोटे बच्चों को डील कर सकती हूँ अच्छे से, तो बड़ों को डील करना तो और ईजी है, क्योंकि छोटों को पढ़ाना ज्यादा कठिन होता है एज कंपेयर टू बड़ों को पढ़ाना।
है ना। तो यहां पर पॉजिटिव वे में आप कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे आप प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हो, चाहे आप क्या हो वो हो, उसको भी ध्यान रखना। उसके बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, है ना, कई ऐसे स्टूडेंट्स मुझे देखने को मिले जो हमारे इंटरव्यू बैच में है, ज्वाइन कर चुके हैं। उनका यूजी और पीजी में अंतर बहुत ज्यादा है ना। यूजी और पीजी का अंतर बहुत ज्यादा है ना। भाई यूजी उन्होंने, मान के चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, यूजी उन्होंने 2010 में की है और पीजी उन्होंने 2000 आपका 22 में की या 20 में की, है ना। इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई आपने अपना अंडर ग्रेजुएट 2010 में किया, उसके बाद पीजी आप कर रहे हो, है ना, तो उसको जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। तो उसके भी तरीके हैं, जो भी तरीके हों वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। पॉजिटिव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे मान के चलिए आप वर्किंग वुमेन है ना, शादी हो गई, यूजी ने कर लिया था, लेकिन अब लगा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बच्चों हो गए, फिर लगा कि नहीं आप कुछ करना चाहिए, पीजी करना चाहिए। फिर आपने पीजी कर लिया, अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू में फाइनल नाम आ गया इंटरव्यू के लिए, है ना। तो आप यहां जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी शादी के कारण, है ना, लेकिन मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने या मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम पढ़ने में अच्छी थी तो और क्या करो, और पढ़ने के लिए अप्लाई करो, पीजी करो, पीएचडी करो। तो मैंने उनसे मोटिवेशन लेके क्या किया, ये चीज की और अप्लाई किया। तो एक पॉजिटिव वे है कि भाई मैं मोटिवेट हुई किसी से, मुझे लोगों ने मोटिवेट किया, फिर मैंने डिसाइड किया और मैं आज यहाँ पे इंटरव्यू आपके सामने दे रही हूँ, है ना। तो आप यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही लड़कों में भी क्या होता है, कई बार फैमिली इशू के कारण, है ना, पैसे के कारण, तो ये भी होता है कई बार। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना पढ़ना छोड़ा, यूजी कर लिया था, मैं जॉब करने लगा, है ना, साथ में मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट देने लगा। तो मैं उस लेवल पे आ गया कि अब मैं फैमिली को अच्छे से सपोर्ट दे पा रहा था, इसलिए मैंने फिर पीजी किया कि मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ भी क्या है जारी रखनी थी, है ना। तो ये रीजन आप दे सकते हैं कि भाई इस कारण मेरा क्या है पीजी लेट हुआ। तो ये चीज का भी विशेष ध्यान रखना, यूजी पीजी में थोड़ा डिफरेंस हो, है ना। उसके बाद फिर कई बार क्या होता है, पीजी आपकी हो चुकी है, मान के चलो पीजी आपकी 2010 में ही हो गई थी, उसके बाद से आप क्या कर रहे हो, बेरोजगार हो क्या? तो इस पे भी बहुत बड़ा सवाल आता है ना। तो इसको भी आपको तैयार रखना होगा कि भाई मैं इतने सालों से क्या कर रहा था। तो कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि सर मैं फैमिली बिजनेस देख रहा था, है ना, मैं अपने मेरे फैमिली में इतने लोग कम हैं तो मैं अपनी फैमिली में बिजनेस को देख रहा था, या मेरी खेती बाड़ी है या किसान हो, जो भी हो, आप वहां पर जेन्युइन जो है रखना की कोशिश करें कि मैं उस पर रख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मेरे को अपना जीवन में पर्सनल ग्रोथ भी चाहिए, इसलिए मैंने फिर अपने प्रिपरेशन को क्या है कंटिन्यू रखा और नेट बाद में क्वालिफाई किया, देन आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया। तो ये आप जब रखोगे ना सामने वाले के उसमें, और कोशिश हमेशा यही रहे कि पॉजिटिव वे में ही आप क्या रखें, चीजों को रखें। पॉजिटिव वे में रखेंगे तो वहां पर एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं यार ये आशावादी बंदा है ना, हार नहीं मानेगा, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी इंट्रो की। ये केवल किसकी बात है? इंट्रो की बात है। इंट्रो में इतना सारा हो सकता है आपको वो लेके चले जाएं, है ना, अंदर ही अंदर चीजें, वो एक लिंक से दूसरा लिंक, दूसरे से तीसरा लिंक पूछते जाएं, ये इंट्रो की बात है। फिर आते हैं अब यहां पर हम आगे सब्जेक्ट पे, है ना। अब ये तो आपका हो गया, अब आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो भी आपके बैठे होंगे, है ना, अब वो आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछना शुरू करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन तो जनरली इंटरव्यूअर का यही रहता है कि क्या प्रिपेयर करके आए हैं भाई आप, है ना, क्या प्रिपेयर करके आए हैं, है ना, करके आए हैं आप, है ना। तो ये मत कहना कि सर कुछ भी पूछ लीजिए मुझे तो सब आता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस शो कर देगा आपका ना। कोशिश कीजिए आप 2 से 4 टॉपिक, है ना, 2 से 4 टॉपिक कम से कम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, है ना। एमए के या फिर आपका जो पीजी है, अगर पीएचडी है तो अच्छा है, पीएचडी में तो आपका जो टॉपिक हो तो करना ही है, लेकिन अगर आपका क्या है, आपका मान के चलिए हिंदी में है, कोई एमए आपने कर रखा है, तो उसके 2 से 4 टॉपिक जो हैं वो बहुत अच्छे से आप क्या कर लें, तैयार कर लें कि इन 2-4 टॉपिक में अगर वो पूछ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है अगर वो पूछ रहा है तो आप उसे रिप्लाई कर पाए,
ये नहीं कि आप क्या करें कि नहीं सर पूरा पड़ा हुआ है, जो पूछना चाहे पूछ लीजिए। फिर सामने वाले ने पूछा तो आप बोल रहे सर नहीं सर सॉरी सर, नहीं सर सॉरी सर, तो ये कंडीशन नहीं आए। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना इंटरव्यू में कि नहीं मेरे को तो सब आता है, मैं तो भैया दुग्गल साहब हूं, है ना, मैं इसमें भी एक्सपर्ट हूं उसमें भी एक्सपर्ट हूं। ये चीज को बिल्कुल ना रखें। 2 से 4 टॉपिक ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें जिनको अगर वो आपको पढ़ाने का भी बोले, जी हां पढ़ाने का भी बोले, तो आप उससे पढ़ा पाए। ऐसा नहीं है कि भाई आप बोले नहीं सर मैं आपको बस बता पाऊंगी पढ़ा नहीं पाऊंगी, क्योंकि जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है तो हो सकता है वहां पर आपके लिए क्या हो, व्हाइट बोर्ड जो है तैयार करके रखा हो और बोला जाए कि ये व्हाइट बोर्ड है, चलिए आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ा के बताइए। ये भी हो सकता है ना। तो आपको उन 2-4 टॉपिक के बारे में डिटेल में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए। 2-4 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। मान के चलिए इतिहास आपका सब्जेक्ट है, इतिहास में उन्होंने पूछ लिया कि भाई आपने मुगल काल पढ़ा है तो मुगल काल में जो बाबर थे, बाबर के बारे में हमें बता दीजिए, है ना। तो बाबर के बारे में आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। आपने बोला नहीं सर मैंने मुगल काल पढ़ा है, तो उन्होंने पूछ लिया बाबर के बारे में बताइए, चलिए तो आप वहां पर बोर्ड पे भी बाबर को एक्सप्लेन कर पाए। अब बोर्ड पे कैसे, क्योंकि हिस्ट्री तो ऐसा है कि स्टोरी है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि बाबर की प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, जो युद्ध हैं वो मेंशन कर दें बोर्ड पे, और बाकी चीज स्टोरी के फॉर्म में उनको क्या है आप सुना सके, है ना। हिंदी में है, मान के चलिए आपने बोला कि नहीं सर मुझे हिंदी में मैंने भक्ति काल को तैयार किया है, जी हाँ भक्ति काल को तैयार कर लिया सर, पूरा मेरा टॉपिक है भक्ति काल। अब भक्ति काल पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए, भाई बताइए सूरदास, है ना। तो कुल मिला के अगर आप भक्ति काल आपने बोला है, इसका मतलब है कि जो भी कवि भक्ति काल के रहे उनकी रचनाएं आपको थोड़ा सा याद रखें। इंप्रेशन अलग ही बनेगा जब आप बोलेंगे कि भाई सूरदास या कबीरदास या जो भी आप बोल रहे हैं, है ना, तो उनके बारे में जब आप रिप्रेजेंट करें कि हाँ भाई लगे ना चाहिए कि हाँ सामने वाले को नॉलेज है ना। बाबर के बारे में जब स्टोरी आप सुनाएं तो ऐसा हो विजुलाइज होने लगे सामने वाले को कि हाँ मतलब बाबर आ रहा है घोड़े पे एकदम, है ना, युद्ध लड़ रहा है, तलवार चल रही है। तो ऐसा होना चाहिए पढ़ाने का तरीका, तभी तो आप क्या बन पाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे ना। उनको भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा। अब इस पे भी मैं आऊंगा अभी कि बोर्ड पे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। ये तो अभी कहानी हुई आपके टॉपिक की। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जानना है कि नहीं सर मेरा तो पीएचडी चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर में, है ना, ये टॉपिक है मेरा, है ना, मैंने तो इस टॉपिक पे अच्छी रिसर्च कर रखी है, आप जो पूछना चाहे पूछ लीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, कोशिश ये कीजिएगा 2 से 4 टॉपिक ऐसे जो आपको बिल्कुल श्योर शॉट याद हो, कहीं से भी पूछ लो तो बन जाए, वो करना है आपको, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हॉबी पे मैं भूल गया था, हॉबी पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हॉबी जो है आपकी, है ना, आपकी क्या हॉबी है, इस पे भी विशेष ध्यान आपको देना है। क्वेश्चन काफी हॉबी पे बन जाते हैं। जनरली जितने मैंने अभी तक इंटरव्यू देखे हैं, अभी हमारे बैच जो इंटरव्यू का चल रहा है उसमें कैंडिडेट्स के जनरल इंट्रोडक्शन, तो ज्यादातर की हॉबी है कुकिंग, है ना, ज्यादातर की कुकिंग हॉबी है कुकिंग, खाना बनाना, है ना, खाना बनाना ज्यादातर की हॉबी है। लेकिन खाना बनाना लिख तो दिया है, अब उसमें भी आपने बोल दिया कि मेरे को खाना बनाना पसंद है ना, तो उसमें भी कई क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो मैंने देखा कई कैंडिडेट जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं खाना बनाने में कि सर मैं खाना बनाती हूँ जो घर पे बनाते हैं खाना। भाई घर पे तो बहुत कुछ बनाते हो, आप क्या बनाते हो, है ना। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है कि भाई आप जब बोल रहे हो कि सर कुछ भी पूछ लीजिए, उन्होंने बोला चलो बताओ भाई सांभर बड़ा की रेसिपी बता दो, नहीं सर वो तो हम नहीं बनाते घर पे। तो ये चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, खाना बनाना है तो उसमें आप खुद से सामने से बोल सके कि सर मैं नॉर्थ इंडियन फूड बहुत अच्छे से बनाती हूँ, सर मैं साउथ इंडियन फूड क्या है अच्छे से बनाती हूँ, सर मैं जैन थाली अच्छे से बनाती हूँ या जैन फूड अच्छे से बनाती हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है ना वो बहुत कम हो जाएगा।
बच्चे क्या लिख देते हैं, हॉबी में लिख देते हैं लिसन म्यूजिक, है ना, लिसन म्यूजिक लिख देंगे या लिसिंग सॉन्ग लिख देंगे या गाना सुनना लिख देंगे। गाना सुनना अच्छा लगता है सर, है ना। अब गाना सुनना आपने लिख दिया तो गाना सुनने में बहुत कुछ आ जाएगा, हर लैंग्वेज के गाने आ जाएंगे, हर चीज आ जाएगी, इंग्लिश हिंदी सब आ जाएगा। तो जब आपसे पूछा जाए कि भाई आपको किसके गाने सुनना पसंद है, तो वो आप जो जेन्युइन है, जैसे मान के चलिए आप सोनू निगम को सुनते हैं, तो आप खुद से बोल दें कि सर मुझे सोनू निगम के गाने सुनना जो है ज्यादा पसंद है। अब सोनू निगम के बोला है तो जाहिर सी बात उसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ ले कि भाई सबसे फेमस सोनू निगम का गाना कौन सा था, या आपने बोल दिया कि सर किशोर कुमार के गाने सुनना पसंद है, या आपने बोल दिया कि भाई लिसन टू सूफी म्यूजिक, है ना, सूफी गाने सुनना पसंद है। तो सूफी गाने में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि भाई सबसे पुराने मतलब कब से शुरू हुआ सूफी सॉन्ग, बताइए भाई किसने सूफी सॉन्ग की शुरुआत की, है ना, कोई फेमस सूफी गाना गा के सुनाइए। तो ऐसे भी आपका हॉबी पे बन सकता है। तो कोशिश ये कीजिए जो भी हॉबी रख रहे हैं तो उसमें कुछ अंदर के टॉपिक प्रिपेयर कर लें कि आपको अगर बोला जाए तो आप बता सकेंगे सर ये चीजें मुझे इसके अंतर्गत जो है पसंद है ना। अब जैसे कई स्टूडेंट ने अच्छा किया है, कुकिंग ना लिख के उन्होंने लिख दिया है बुंदेलखंडी व्यंजन बनाना, है ना, कुछ किया है कि बुंदेलखंडी व्यंजन, तो यहां पर स्पेसिफिक हो गया है कि भाई खाना बनाना है लेकिन कौन सा, बुंदेलखंडी बनाना पसंद है सर मुझे, उन्होंने डायरेक्ट ही लिखा है ना। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को बाकी बाहर का जाने में नहीं पड़ेगा, एक ही टॉपिक उनको क्या है प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हॉबी को लेके जो भी आपने हॉबी मेंशन की है तो कोशिश यही कीजिएगा कि उस पर अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अगर आपने हॉबी लिखा है वो, है ना, ठीक है। अब कई लोगों ने लिख दिया है एडवेंचर करना, है ना। अब लिख दिया एडवेंचर करना अच्छा लगता है, लेकिन जब एडवेंचर के बारे में पूछो कि आपने कौन कौन सा एडवेंचर किए हैं, तो सर अभी तक कोई भी एडवेंचर नहीं किया हमने। लिखा है लेकिन हॉबी एडवेंचर करना, लेकिन क्या एडवेंचर आपकी जिंदगी में, पैराग्लाइडिंग की है, पैरासेलिंग की, ट्रैकिंग की, है ना, माउंटेनिंग की, या कुछ भी आपने किया नहीं किया सर, लेकिन हॉबी है मेरी। तो कई लोगों ने लिखा है घूमना अच्छा लगता है, कहां कहां घूमे सर, मैं तो बस सर अपने शहर में ही घूमा हूं, इसके अलावा कहीं गया ही नहीं, लेकिन लिखा है घूमना अच्छा लगता है। तो ऐसी हॉबी लिखने से बचना चाहिए जो वाकई में आपकी हॉबी ना हो, बस आपने जल्दबाजी में क्या है कि हाँ लिख दिया है कि ये फ्यूचर में करेंगे अभी नहीं करेंगे। तो इस चीज से बचना चाहिए, जो बचपन से आप करते आ रहे हैं, जो वाकई में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें लगता है कि आप समय देते हैं, वो आप हॉबी के रूप में मेंशन करें और उसके बारे में नॉलेज रखें, है ना, ये चीज को विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद ये तो हॉबी की बात हो गई, अब सब्जेक्ट आ गई, अब आता है व्हाइट बोर्ड आपको दे दिया जाएगा, है ना, व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाने को बोल देंगे वो, चलिए बोलेंगे आपने 2-3 टॉपिक जो है तैयार किए हैं, चलिए आप इसको पढ़ाइए, है ना। तो टीचिंग जो है, जो सही बात बताऊं, अगर आप अभी भी कभी पढ़ा नहीं रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है। टीचिंग जो है, शिक्षण जो है एक कला है भाई साहब, है ना, शिक्षण जो है एक कला है। अब टीचिंग ही आपका क्या होने वाला है, जॉब होने वाला है आगे चल के, तो वो आपकी टीचिंग स्किल को चेक करेंगे, है ना। तो आपको मान के चलिए एक व्हाइट बोर्ड जो है इस तरह से दे दिया जाएगा वहां पर, और दे दिया जाएगा आपको मार्कर और बोला जाएगा ये टॉपिक आपका जो है, इस पे आप हमें पढ़ा के बताइए। तो पढ़ाने का तरीका जो होता है ना, वो कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। एक टीचर की अच्छी क्वालिटी क्या होती है, टीचिंग के लिए एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है, एक तो आपका वॉइस जो होना चाहिए ना, वॉइस जो है इस पे आपको काम करना होगा, क्योंकि कहां पर ज्यादा बोलना है, कहां पर धीमे बोलना है, ये कला है। ऐसे नहीं कि आप टीचर आपने कभी पढ़ाया नहीं तो ये जाके बस डायरेक्ट आप क्या करते चले स्टोरी के फॉर्म में ऐसे ही बस लिख दे, ये नहीं होती टीचिंग। टीचिंग मतलब आपका वॉइस में क्या होना चाहिए, वॉइस में ऊपर नीचे होना चाहिए, है ना, कहीं हाई पेच कहीं लो पेच, है ना, जहां पर आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उस पर जोर देना है तो थोड़ा हाई पिच में आप बोलेंगे, जहां पर लगता है छोड़ो।
नॉर्मल पिच में बोलेंगे, है ना। तो टोन, आपकी वॉइस हो गई, आपका टोन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जो दिखता है वो बिकता है भैया, प्रेजेंटेशन, है ना। आपकी प्रेजेंटेशन, जी हाँ, जो आप व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे वो भी बहुत मैटर करेगा, आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करेगी। साथ में प्रेजेंटेशन के साथ में सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत मैटर करेगी। जैसे आप जो लिख रहे हैं वही आपके मुंह से निकलना चाहिए। ये एक अच्छे टीचर की क्या होती है, वो होती है, एक तरह से क्वालिटी होती है ना। जैसे मान के चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में सर मैंने टाइप ऑफ स्केल पढ़ा रहा हूं, टाइप ऑफ स्केल मैंने क्या पढ़ाना है, मेरा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ स्केल। तो मैं जब लिखूंगा टाइप, है ना, तो लिखते साथ मैं बोल भी रहा हूं उतना, मतलब जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बोलेंगे टाइप ऑफ स्केल। और ऐसे नहीं कि पूरा यहां लिख लेंगे, वहां नहीं देखेंगे। तो आपको लिखना है और साथ में इस तरह से थोड़ा सा मुड़ के भी देखना है कि आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्केल्स। अब उसमें आप प्रेजेंटेशन भी देखो कि एकदम सीधी लाइन में लिखा है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम गंदे तरीके से नहीं लिखना है। अगर वहां पर आपको पढ़ाने को बोल रहा है कोई, है ना, प्रॉपर तरीके से आप टॉपिक का नाम ले रहे हैं, टॉपिक में टाइटल आपने डाला तो बड़े साइज में आपने लिखा, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आपका टाइटल छोटे साइज में, उसके अंदर जो कंटेंट है बड़े साइज में लिख रहे हैं। आड़ा टेढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में लिखना है, सीधे लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। बोर्ड में गंदगी नहीं मचानी है बोर्ड में, ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा अगर जब आपको पढ़ाने को बोलेंगे तो, है ना। तो टाइप ऑफ स्केल मैंने लिखा। अब इसमें मैंने बताया कि भाई 2 टाइप के स्केल होते हैं, पहला वाला, दूसरा वाला। उसके बाद फिर मैं इसमें आऊंगा कि पहले वाले के सर ये टाइप होते हैं, उसको आप साथ में लिखें और एक्सप्लेन भी करते चलें, है ना। तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छा इन्होंने क्या है पढ़ाया है, और इनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है कि बच्चा सुन के तो पढ़ ही रहा है, साथ में जब वो नोट डाउन करेगा अपनी कॉपी में तो उसको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा कि सर ने कितना शानदार पढ़ाया है ना। मान के चलिए आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री में आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपने बोला सर मैंने बाबर पढ़ा है ना, बाबर। तो बाबर जब आप पढ़ाएंगे तो बाबर का आप बताएंगे कि बाबर का जन्म यहां पर हुआ, है ना। बाबर जो था उसकी मां जो थी इससे थी, उसके पिता इससे थे, वो मोगल इस तरह से वो चला। बाबर ने ये युद्ध लड़े, प्रमुख युद्ध लड़े, है ना। पूरा पॉइंट वाइज मेंशन किया, पूरी स्टोरी बताई, और इस तरह से बाबर का एक काल जो है आपका चला। उसके बाद उसका बेटा आया, है ना। तो ये सब चीजें जब भी आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करेंगे तो पहले घर पे कोशिश करें उसको आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने की, और कोशिश करें रिकॉर्ड करके हमें भेजें, है ना। खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरव्यू बैच जो है ज्वाइन कर रखा है ना। इंटरव्यू बैच जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो 1-2 टॉपिक व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाले आप जरूर भेजें। जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसे आप जरूर भेजें, ताकि हम देख पाए कि आपके अंदर कोई कमी है तो उसको हम सुधार पाए। इसलिए तो हम इंटरव्यू बैच आपके लिए लेके आए हैं, है ना। तो काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया इंटरव्यू बैच, तो इंटरव्यू बैच के बारे में आपको मैं जानकारी भी दे देता हूं, है ना। इंटरव्यू बैच जो है हमारा, इसमें आपका टोटल डेवलपमेंट हो रहा है। टोटल डेवलपमेंट कैसे, इसमें आपको जर्नल क्लासेस जो है, बेसिक क्लासेस जिसको हम कहते हैं कि भाई किस तरह से बैठना है, क्या पहन के जाना है ना, कैसे ग्रीटिंग करनी है ना, ये सब आपका दे रखा है। इसके बाद आप देखेंगे जनरल बेसिक क्लासेस के अलावा इसमें आपका गूगल मीट के माध्यम से, है ना। गूगल मीट आप सब यूज करते होंगे, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिएगा गूगल मीट क्या होता है, जूम या गूगल मीट हो गया, है ना। जनरली हम गूगल मीट पर जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास भी कर चुके हैं, और जो नए स्टूडेंट है उनका भी जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं। और उनका जनरल इंट्रोडक्शन, जैसे आप इंटरव्यू में अपना जनरल इंट्रोडक्शन देंगे वैसे ही यहाँ पर आपके लिए बाकायदा क्लासेस जो है जूम के माध्यम से एक्सपर्ट जो रहेंगे आपके साथ देखेंगे, उनको आपको जनरल इंट्रोडक्शन देना है।
उसके बाद जो भी आपका जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा उस पे क्वेश्चन होंगे, क्रॉस क्वेश्चन होंगे, लास्ट में आपको रिमार्क भी दिया जाएगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट के का क्लास जो है वो भी आपका रहेगा। सब्जेक्ट के क्लास में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और जनरल इंट्रोडक्शन दोनों कॉमन ही होंगे, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, कहां पर आपको सब्जेक्ट में कमी है वो आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका पर्सनल मॉक आ जाएगा, है ना। पर्सनल मॉक जैसे आप एमपीपीएससी में जाएंगे तब देंगे, वैसे ही पर्सनल मॉक आप बकायदा यहां पर देंगे, जिसमें अभी हमने 2 मॉक आप लोगों के लिए रखे हैं। 2 मार्क ऑनलाइन आप देंगे और एक पर्सनल मॉक जो रहेगा ऑफलाइन रहेगा। ऑफलाइन मॉक जो रहेगा वो इंदौर में रहेगा ना। ये एग्जाम टाइम जब आपका वो आ जाएगा ऑफलाइन रहेगा, ये इंदौर में, है ना। तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर? सिंपल है, आप मोहित सर के नंबर पे कॉल करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अभी आज लास्ट डे है ऑफर का, है ना। 2499 रुपए में आपको मिल जाएगा बैच। कल से इसकी फीस 3499 हो जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू बैच की कॉस्ट काफी ज्यादा आती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी रहते हैं और लगातार यहां पर आपका क्या है चलता है। शाम को 7:30 बजे से 7 बजे से रात के 10-11 बज जाते हैं, लगातार एक एक बच्चे का वो लेना, तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है। तो ऑफर में अभी 2499 में आपका मिल जाएगा। कल से इसके प्राइस जो है 3499 हो जाएंगे। अभी आप कॉल करके मोहित सर से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच को, और एप्लीकेशन के माध्यम से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आज लास्ट डेट है ऑफर की, बिल्कुल करिए, क्योंकि इसमें जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो सब आपको क्या है बताई जाएंगी। किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है, क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। जितना मैंने आपको यहां पर बताया इससे ज्यादा ही आपको यहां पर क्या होगा बैच में मिलेगा, और आपको खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस देखने को मिलने लगेगा, है ना। इसके बाद काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डेप फॉर्म नहीं भरा है या अभी भेजा नहीं है, सेकेंड फेज वाले खासकर। तो डेप फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपके डेप फॉर्म से बनेंगे, है ना, तो इसको अच्छे से भरिएगा, ये चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।